औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान काजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जगह आप पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल कोनंडरम आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत से मसले यहाँ पर ना आ सकती हैं। किसी भी लिहाज से अगर पॉलिटिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। आप इसको अगर कोट करेंगे तो आपको बहुत मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये 10-15 मिनट का अगर कोई ये टॉपिक आप कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा पॉलिटिक्स के ऊपर अगर कोई ऐसे आता है तो आप कवर कर लेंगे होपफुली इंशाल्लाह। तो अभी अगर फॉर एग्जांपल आप अपने पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमारे हमेशा से हमारा अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान झगड़ा ही रहा है। अगर आप सिंस 1947 से आज तक देख लें, हमारा कोई टेन्योर कभी पूरा हो नहीं सका और हमेशा जो अपोजिशन है उसने गवर्नमेंट को कभी हुकूमत करने ही नहीं दी। एक होती है कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, एक होती है डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन। हमारे मुल्क के अंदर डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन होती है, चाहे आप नवाज शरीफ और इमरान खान साहब की बात कर लें, अगर चाहे आप शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब की बात कर लें, या ओवरऑल पीपी की वर्सेस पीटीआई कर लें, या पीएमएल एन वर्सेस पीपी कर लें, कहीं पर भी आप देखें ना तो हमेशा रोड़े अटकाए गए हैं अगेंस्ट द जो लीडिंग गवर्नमेंट होती है बाय द अपोजिशन, ठीक है। और उनकी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि इनको हटाएं और हम खुद आएं। जब वो खुद आते हैं तो फिर वो जिनको हटाया जाता है वो आ जाते हैं और वो फिर अगेन वही सेम सिनेरियो, और ये एक साइकिल है और ये एक विशेष साइकिल है जो कि चलता रहता है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर इनकी पॉलिटिकल कंसेंसस देखें तो वो रेयर मोमेंट्स थे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पिछले 60 से 70 साल के अंदर। एक तो अडॉप्शन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, और दूसरा था पैसेज ऑफ 18th अमेंडमेंट, जब पीएमएल अगेन ये दोबारा पीपी की गवर्नमेंट ही थी, ठीक है। मतलब कि ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये दो चीज़ें थीं जहां पर आल पार्टीज जितनी भी थीं वो मुत्तफिक हुई। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं अगर आपको बताऊं, पहला कश्मीर इशू, ठीक है। दूसरा हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं। और तीसरा हमारी अगर आप इंडिया की स्टेटमेंट भी ले लें कि अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। ये तीन चार चीज़ें हैं जिनके ऊपर ना हमारी जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी मुत्तफिक हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल जब वो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं तो उनके कुछ जो चेंज होते हैं, उनके जो उनके व्यूज़ होते हैं वो काफ़ी चेंज होते हैं। तो हमारी जो पार्लियामेंट्स हैं वो कभी भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर उन्होंने कुछ किया भी है तो वो सिर्फ ये करती हैं कि वो ऑर्डिनेंस पास कर देती हैं। उन्होंने कभी भी एक जो प्रॉपर डिस्कशंस होती हैं या इस तरह की एक नेशनल असेंबली के अंदर, बेसिकली उसे इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशंस हों, यहाँ पर बैठा जाए, यहाँ पर चीज़ों का एनालिसिस किया जाए, उनके कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस देखे जाएं, और उसके बाद फिर फर्दर मूव ऑन किया जाए। लेकिन ये ऑलरेडी पार्टी हेड के या जो पार्टी लीडर होता है उसके घर बैठ के सारा कुछ डिस्कस कर आते हैं, इधर आके सिर्फ वोटिंग करते हैं और वो बिल पास हो गया जी, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी काजेज क्या हैं? आज अगर हम काजेज देखें तो सबसे पहले कल्चर ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग एंड फ्लोर क्रॉसिंग इज बीइंग प्रमोटेड। आपके मुल्क के अंदर हमेशा से ये हमेशा से रहा है कि आपकी जो पार्टियां हैं वो बिक जाती हैं, मतलब कि आपके जो मेंबर्स होते हैं वो बिक जाते हैं। आप पंजाब के अंदर जो पिछले कुछ अरसे में एक टसल चली थी सीएम की, जब हमजा शहबाज सीएम बने या उसके बाद फिर परवेज इलाही सीएम बने, ठीक है। तो क्या होता था कि वो मतलब कि जो एमएनएज थे या एमपीएस थे उनको लेके जाया जाता था, उनको लेके आया जाता था, और नहीं आइडिया होता था कि रात को एक एक दो दो बजे वोटिंग हो रही हैं, ठीक है। ये सारा जो था एक हॉर्स ट्रेडिंग का जो कल्चर है इसने मुल्क के अंदर इसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सत्यानाश करके रखा हुआ है। उसके बाद ये हंग पार्लियामेंट्स, हमेशा मुल्क के अंदर किसी एक पार्टी की हुकूमत प्रॉपर नहीं आई, वो लाजमी उनका जो एक गठजोड़ होता है, तो उसकी वजह से भी जो छोटी पार्टियां होती हैं वो कभी धमकियां देने लग जाती हैं। जिस तरीके से आप पंजाब पीटीआई की फॉर्म में अगर आप देखें तो पीटीआई की गवर्नमेंट, वो जब पीएमएल क्यू जो थी, सॉरी एमकेएम जो थी, वो जब साइड पे हुई तो वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो साइड पे हो गई।
ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि कल को पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई गठजोड़ होता है और ये दोबारा हुकूमत में आते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर इन दोनों में से जिसकी कम सीटें हैं वो साइड पे हो गई, या उसने कोई किसी भी जगह पे कोई फड्डा डाल दिया, तो फिर अगेन वही सेम सिचुएशन होगी, हमारी यहाँ असम्बलियाँ फिर टूट जाएंगी। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर अपना टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर सकेगी। तो ये एक बहुत हंग पार्लियामेंट्स का ये एक फ्रॉम द डे वेरी फर्स्ट हमारा ये इशू रहा है। तीसरा, सिविल मिलिट्री फिशर्स। आप देख रहे हैं हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी वो भी सिविल मिलिट्री फिशर्स का ही शिकार हुई। उससे पिछली जो पीएमएलएन नवाज शरीफ साहब का जो पनामा का केस था, उसको भी बैकएंड के ऊपर यही कंसीडर किया जाता है कि यही मेजर इशू था। आप इन थ्रू आउट द 76 years आप देख लें कि हमारे जो सिविल मिलिट्री रिलेशन थे वो आज तक प्रॉपर बहाल नहीं हो सके। तो ये भी एक इशू है जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो पॉलिटिकल स्टेबल नहीं हो सका। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। आप इमरान खान साहब इज अ क्लासिकल एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। उसको वो उनके जो बार बार के यू टर्न हैं, और फिर उसके ऊपर हमारी जो मैडम मरियम नवाज साहिबा और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जो तीन हस्तियां हैं, ये बिल्कुल इनके जो ओवरऑल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इनके पॉलिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, और जो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के यू टर्न जो होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इनके अंदर जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस है उसकी काफ़ी कमी है। ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉरेन इंटरवेंशन। आप देख सकते हैं कि वो जो साइफर वाला केस था, उसके अलावा भी ये तो अब बात हो चुकी है। जॉन परकिन की एक बुक है इकोनॉमिक हिटमैन, तो उसके अंदर वो बताते भी हैं कि हम किस तरीके से जो दुनिया की मेजर पावर्स होती हैं वो किस तरीके से इंटरविन करती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ जाके उनकी जो हुकूमतों के तख्ते उल्टाती हैं। शाह ऑफ ईरान को हटाया गया। ठीक है। उसके अलावा और भी मल्टीपल इंडोनेशिया के अंदर किया गया इश्यूज पाकिस्तान के अंदर होते रहते हैं। तो ये एक अब कंसिडर्ड फिनोमेना है, और ये 100% ट्रू है कि फॉरेन इंटरवेंशन होती है। ट्रंप का एक जो फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइज़र था जॉन बोल्ट, उसने भी अपनी बुक के अंदर ये मेंशन किया था कि यस वी वर इन्वॉल्व्ड इन इन सपोर्टिंग कूज। ठीक है, जो एक जो ओवरथ्रो होती है गवर्नमेंट्स का, उसके अंदर वो अपना रोल बताता है कि हम थे। उसके बाद जी जुडिशल एक्टिविज्म। पाकिस्तान के अंदर सो मोटो नोटिस बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, इसकी वजह से भी मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अब जब सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी, एक दूसरे के जो मामलात के अंदर जब इंटरफेरेंस करेंगे, तो फिर क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जिस तरह इस टाइम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, एग्जेक्टिव वर्सेस जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर। उसके बाद जी गवर्नेंस के इश्यूज। आप प्रॉपर अगर आप नहीं पार्ट अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे, लाइक आप एजुकेशन के मसाइल हैं, आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल जो इश्यूज होते हैं वो चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मुल्क पॉलिटिकल स्टेबल नहीं रहता, अवाम सड़कों पे निकल आती है। प्रोविंशलिज्म रादर दैन नेशनलिज्म, मतलब कि आप सराइकिस्तान को प्रमोट कर रहे हो, आप उसके अलावा पंजाब को या आप बलोचिस्तान को वो कर रहे हो, बलोची सिंधु देश के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रोविंशलिज्म है, इसको जब आप फोकस देते हैं और नेशनलिज्म को बैकएंड पे करते हैं, उससे भी आपके मुल्क का जो पॉलिटिकल सेटअप होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, पॉलिटिकल क्राइसिस के इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बता भी चुका हूँ कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जब किसी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जब कोई मुल्क स्टेबल नहीं होगा तो वहाँ पर इन्वेस्टर कभी भी नहीं आएगा, जब इन्वेस्टर नहीं आएगा तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो गुर्बत होगी, और ये इस तरीके से हमारा जो सोशल डिसरप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। अब आज तक कभी भी हमारी कोई गवर्नमेंट पूरा टेन्योर नहीं पूरा कर सकी, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, हम किसी को नहीं कह सकते कि जी इसने 5 साल पूरे किए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारी डेमोक्रेटिक जो इरोजन है वो हो रही है। सोशल कंट्रैक्ट हैज़ बीन विनिंग। मैं इस टाइम में खुद अपनी किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अब मैं ट्रस्ट करने के काबिल नहीं रहा, मुझे किसी के ऊपर भी कोई ट्रस्ट नहीं है। वो जो एक सोशल कंट्रैक्ट था गवर्नमेंट और सिटीजन का, वो काफ़ी ब्रीच हो चुका है। ठीक है, हमें उनके ऊपर एतमाद ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पोलिटिकली अगर आपका मुल्क अनस्टेबल रहेगा तो आपका जो सोशल कंट्रैक्ट है वो काफ़ी वीक होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेटरेंस हैज़ बीन डिक्लाइनिंग। जो हॉर्स ट्रेडिंग थी या इस तरह के इश्यूज थे, नैब के फॉर एग्जांपल करप्शन के लिए बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए, लेकिन क्या हुआ,
कुछ भी नहीं हो सका, ना कभी किसी चीज़ के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सकी। तो ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेटरेंस जो है वो बहुत कम हो रही है। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कोलेशंस, अब मुझे इस टाइम नहीं पता कि मेरे आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर मेरे मुल्क की क्या सिचुएशन होती है। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी है फॉर फ्यूचर, और ये जो मेरी ही तरह के यूथ जो है वो बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट वॉचिंग देयर ब्राइट फ्यूचर इन दिस लैंड। ठीक है, तो दैट इज द रीजन कि दे आर मूविंग अब्रॉड। सिविल मिलिट्री डिवीजन, रिसेंटमेंट अगेंस्ट मिलिट्री इज वन ऑफ द पीक, इज एट ऑन द इट्स पीक। ठीक है, अभी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उनके दरमियान फिर भी सिविल मिलिट्री रिलेशंस कुछ नॉर्मल थे, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में जो उनका आखिरी दौर था, जब जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, उस दौरान उनके जो रिसेंटमेंट थी वो एक पीक पे थी। उसके बाद जी जुडिशियल इन्फ्लुएंस एंड एक्टिविज्म इन पॉलिटिक्स, अगेन वही सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट किया जाता है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर अफरा तफरी का शिकार हो जाता है मुल्क। पाकिस्तान रिलेशन विद मेजर पावर्स आर ऑन द वर्ज। आप देख लें कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पाकिस्तान के रशिया के साथ रिलेशन और चाइना के साथ तो ठीक थे, लेकिन यूएस के साथ ख़राब हो रहे थे। ठीक है, सिमिलरली जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसके अंदर मैं क्रेडिट दूंगा, वाकई उनको, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, इस लिहाज से उन्होंने कोशिश की है कि वो तीनों के साथ एक बैलेंस करके चलें। अब इसका सॉल्यूशंस क्या हैं, हम अपने मुल्क के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले कल्चर ऑफ टॉलरेंस मस्ट बी प्रिवेल्ड। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि वो अपोजिशन है, और अपोजिशन को समझना चाहिए कि वो गवर्नमेंट है, और एक दूसरे को टॉलरेट करें। उसके बाद ये ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, उसके ऊपर उसको प्रिवेल करें। आपके इलेक्शंस रिग नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आपकी पार्टी जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, एक डायनेस्टिक कल्चर को ख़त्म करें। इस तरीके से आपके मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको आप परवान चढ़ा सकते हैं। सिविल मिलिट्री इंगेजमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपके दरमियान जो मिसट्रस्ट है उसको ट्रस्ट के अंदर तब्दील किया जा सके। डेकोरम डेकोरम एंड रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिस काम के लिए बनी है वहाँ पर डिबेट करें, वहाँ जाके बैठें, वहाँ पर लेजिस्लेशन करें, ना कि वहाँ जाके सिर्फ वोटिंग करके उठ जाएं। ठीक है, उसको एक प्रॉपर जिस काम के लिए वो बनी है उसको उसका मकाम दें। मिसाक मीशत, गवर्नमेंट अगले 50 या 30 से 50 साल के लिए एक सिग्नेचर करे, एक एग्रीमेंट करे कि चाहे जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज ये रहेंगी। सारे बैठें, डिसाइड करें, एक इकोनॉमिक जो एग्रीमेंट है वो साइन करें, ताकि मुल्क के अंदर जो अगले 50 साल के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी सेम हो, मुल्क इकॉनमी के लिहाज से आखिर सफ़र न कर सके। सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन, इनको सेपरेट करें, और सब के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉपर उनकी जो पावर्स हैं उसके दरमियान वो एक दूसरे को इंटरफेयर न करने दें। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। अगर वो इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ स्टेट ऑर्गन्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस, ये वही जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। लोकल गवर्नेंस शुड बी इंट्रोड्यूस टू प्रिवेल rather than provincialism. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट शुड प्ले इट्स रोल, मतलब कि जो लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जो लोकल लेवल की जो चीज़ें थी उनको आप कोशिश करें कि दोबारा उस गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है कि आम शहरी के जो मसाइल हैं उनका हल निकलता है। ठीक है, हंग पार्लियामेंट शुड बी डेल्ट इन सैनिटी ओरिएंटेड वे, मतलब कि उनके लिए कोई आप एक एग्रीमेंट करें या कुछ इस तरीके की लेजिस्लेशन करें कि ये जो एक फ्लो स्विचिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसको ख़त्म किया जा सके। मीडिया शुड बी मोर पब्लिक रिस्पॉन्सिव, मतलब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की साथ देना चाहिए, और मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए जिस तरीके से वो एक सेंसेशनलिज्म और इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बजाय आवाम के जो मसाइल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा, हमें स्किल्ड यूथ मिलेगी, एजुकेटेड मिलेगी, पर कैपिटा इनकम हमारा इंक्रीज होगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। नेशनल लेवल पे अगर देखें तो इकॉनमी बूम करेगी, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे, टेररिज्म हमारी कम होगी, डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी। ठीक है, आर्मी जो होगी विल बी बैक इन टू देयर बैरिक्स। ठीक है, हमारे पॉलिटिकल स्टेबल अगर होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, पाकिस्तान विल गेट इट्स ड्यू से, हमारी एक वैल्यू बनेगी। कश्मीर कॉज विल बी रिस्पेक्टेड, दुनिया को कश्मीर के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। पाकिस्तान विल बी मेजर इन्फ्लुएंसिंग प्लेयर इन द ग्लोबल एरिना, हम जिस लोकेशन में है, हमारी जो जियोग्राफी है उसके मुताबिक ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान को इग्नोर किया जा सके। लेकिन जब पाकिस्तान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल होगा तो क्या होगा, इट विल बी अ मेजर इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन द वर्ल्ड।
اس کے بعد جی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ول بی پرسوڈ، جس طریقے سے انڈیا کر رہا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ میں کوشش بہت کرتا ہوں کہ میں جلدی سے جلدی چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں، لیکن پھر بھی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس کے لیے سوری۔ اور اسٹے ٹیونڈ ہیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔